नमस्ते। हमने पिछले टॉपिक में गयासुद्दीन तुगलक या तुगलक वंश की स्थापना के बारे में चर्चा की थी। आज हम देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने किस प्रकार से शासन किया। 1320 में उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक का पिता बलबन का एक तुर्की गुलाम था और उसकी माँ पंजाब की एक जाटनी थी। प्रारंभ में वे साधारण सैनिक था, लेकिन योग्यता और परिश्रम से 1305 में वह पंजाब का सूबेदार बना दिया गया और पश्चिमी सीमा रक्षक उसको बनाया गया। दीपालपुर उसकी राजधानी थी। अब उसका नाम गाजी मलिक था। उसने क्योंकि 29 बार मंगोल आक्रमण का प्रतिरोध कर उन्हें पराजित किया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मलिक उल गाजी गाजी मलिक की उपाधि प्रदान की थी। मुबारक शाह और खुसरो शाह ने उसे पंजाब के सूबेदार का जो पद था उसको स्थायी कर दिया उसके लिए, और उसके पुत्र जूना खां जो भावी मोहम्मद बिन तुगलक जिसे कहा जाता है, उसको अमीर आखुर का पद दिया गया। तो इस तरह से दोनों पिता पुत्र अच्छे पद पर स्थापित थे। और गयासुद्दीन तुगलक ने सुल्तान खुसरो शाह के विरुद्ध विद्रोह का जो नेतृत्व किया और उसे मार डाला। कहा जाता है कि उसने इस बात की जांच कराई कि अलाउद्दीन के वंश का कोई व्यक्ति जीवित तो नहीं है जिसे मैं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दूं। पर वास्तव में ऐसा कहा जाए कि उसने ऐसा किया तो हम देखते ये न्यायोचित नहीं होगा। 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से वह गद्दी पर बैठा। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी की उपाधि अर्थात काफिरों का वध करने वाला की उपाधि धारण की। उसने अपने पुत्र जूना खां को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। अब हम देखें कि उसकी गृह नीति किस प्रकार से थी। उसने अमीरों और जनता को प्रसन्न करने के कार्य किए। उसने उन खिलजी लड़कियों का विवाह का प्रबंध करा दिया जो अपने वंश की पराजय के बाद जिन लोगों की भूमि अलाउद्दीन खिलजी ने छीन ली थी उन्हें उसने वापस कर दिया। उसने राजकोष को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया और खुसरो शाह ने जिन अमीरों को, शेखों को, धार्मिक नेताओं को प्रसन्न करने के लिए यह धन लुटा दिया था, तो उसने उस धन को वापस प्राप्त करने का प्रयास किया। उनमें से कुछ ने तो ऐसा कर दिया, यथार्थ लौटा दिया, लेकिन दिल्ली के जो शेख था निज़ामुद्दीन औलिया, जिसे 5 लाख टका प्राप्त हुए थे, उसने उस धन को लौटाने से इनकार कर दिया और यह कहा कि यह धन मैंने दान कर दिया है। गयासुद्दीन को इस पर बहुत क्रोध आया, लेकिन शेख औलिया को जनता का समर्थन प्राप्त था, वह जनता में लोकप्रिय था, इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने इस घूंट को या क्रोध के घूंट को पी लिया। उसने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए, किसानों के हित के लिए एक संस्था की स्थापना की, दीवाने विजारत, और उसको आज्ञा दी कि 1 वर्ष में किसी भी इक्ता के राजस्व में 1/10 और 1/10 से अधिक वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। उसने अलाउद्दीन द्वारा भूमि की नाप के आधार पर फसल को देखकर राजस्व निर्धारित करना अर्थात भूमि कर निर्धारित करने की जो प्रथा थी उसको त्याग दिया और आज्ञा दी कि भूमि कर जो भूमि के सूबेदार थे या जागीरदार थे उनको स्वयं निर्धारित करना चाहिए। इसका तात्पर्य था कि उसने बटाई और नक्श की प्रथा को पुनः प्रचलित कर दिया था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व निर्धारित करने की 3 प्रणालियां थी। जैसे हम देखते हैं कि बोई गई फसल के आधार पर बटाई या नश्क जिसको कहा जाता है जो परंपरागत होती थी, भूमि की नाप के आधार पर जो अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने प्रारंभ की थी, और तीसरा सिंचाई के आधार पर जो भूमि की प्राकृतिक सिंचाई पर निर्भर है या कृत्रिम सिंचाई पर निर्भर है, जिसको फिरोज तुगलक ने प्रारंभ किया था। तो इस तरह से 3 प्रकार की जो प्रणालियां थी ये लागू की गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व वसूल करने वाले पदाधिकारियों, जमींदारों, मुकदमों, चौधरियों को वसूल की गई रकम पर कमीशन नहीं दिया, बल्कि उन्हें राज्य की ओर से भूमि दी गई जिस पर उनका कोई प्रकार से कर नहीं लगता था। तो उसने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे
वे जो वैज्ञानिक पद्धति थी भूमि के अनुमान के आधार पर या भूमि के नाप के आधार पर जो भू राजस्व होता था वह उसने हटाकर अब अनुमान के आधार पर निश्चित कर दिया और उन्हें भूमि कर से मुक्त भूमि दी गई जो भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी थे। उसने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के उपाय किए और उसका मानना था कि राजस्व बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय लगान में बढ़ोतरी करना नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र को विस्तारित करना है। इस नीति के अच्छे परिणाम हुए और बहुत सी जो बंजर भूमि थी वो कृषि के योग्य हो गई। कई उजड़ गांव फिर से बस गए, सिंचाई के लिए नहरें खोदी गई और बाग लगाए गए। उसने यातायात के साधनों की उन्नति करने के लिए सड़कें, किलों, पुलों का, नहरों का आदि का निर्माण कराया और जो डाक व्यवस्था चली आ रही थी परंपरागत उसको सुदृढ़ करने का श्रेय जो है गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। उसके समय में और उसके पहले भी हरकारे और घुड़सवार समाचार ले जाया करते थे जो राज्य भर में 2/3 मील की दूरी पर नियुक्त किए। पहले वे 7-8 मील की दूरी पर रहते थे, अब 2/3 मील की दूरी पर नियुक्त किए गए और समाचार 100 मील प्रतिदिन अर्थात 12 घंटे की रफ्तार से चलने लगे। उसने राजकीय ऋण वसूल करने के लिए शारीरिक यातनाएं देना बंद कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने शराब के बनाने और बिक्री पर अलाउद्दीन की भांति प्रतिबंध लगा दिया। उसने 1321 में वारंगल पर आक्रमण किया और लेकिन यह आक्रमण उसका विफल रहा। वारंगल पर दूसरा आक्रमण 1323 में हुआ जूना खां के नेतृत्व में और राजा पराजित हो गया और दिल्ली भेज दिया गया। तेलंगाना राज्य को जिलों में बांटकर उसके शासन के लिए तुर्की अमीर व पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए और वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया। अब वह दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत बन गया। अब जोना खां ने दिल्ली लौटते समय उत्कल को लूटा। अब बंगाल में जब विद्रोह हुआ तो गयासुद्दीन तुगलक उस विद्रोह को दबाने स्वयं गया। सुल्तान ने जफर खां को हराने भेजा और गयासुद्दीन से वह हार गया और उसके भाई नासरुद्दीन को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। मिथिला में हरदेव सिंह के विद्रोह को दबा दिया गया बंगाल से लौटते समय। अब जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में विद्रोह का दमन कर रहा था तो उधर उसके पुत्र जूना खां ने जो निज़ामुद्दीन औलिया शेख थे दिल्ली के, उनकी शिष्यता को ग्रहण कर लिया और जूना खां का इस प्रकार का व्यवहार गयासुद्दीन तुगलक के लिए चिंता का विषय था क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक शेख निज़ामुद्दीन औलिया से चिढ़ता था। इधर औलिया ने भविष्यवाणी की कि शहजादा जूना खां शीघ्र ही दिल्ली का सुल्तान होगा, जिससे गयासुद्दीन तुगलक क्रोधित हो गया और जूना खां को दंड देने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ा। निज़ामुद्दीन औलिया को भी उसने ऐसी ही धमकी दी। इस पर औलिया ने उत्तर दिया, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, हुजूर अभी दिल्ली दूर है। इब्न बतूता के अनुसार अपने पिता का स्वागत करने के लिए और उसे खुश करने के लिए जूना खां ने दिल्ली के दक्षिणी पूर्व में कुछ मील दूर अफगानपुर नामक गांव में लकड़ी का एक महल खड़ा किया और कहा जाता है कि महल को इस तरह से खड़ा किया गया कि अगर हाथियों की एक परेड कराई जाएगी तो हाथियों की जो ऊपर का हिस्सा है उस महल को छुएगा और वो महल भरभरा कर नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह उसने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए महल बनाया और गयासुद्दीन तुगलक जब आया तो उसका स्वागत किया गया और हाथियों की जब परेड कराई गई तो महल का हिस्सा हाथी से टकराकर वह भरभरा कर गिर गया और जिसके नीचे लकड़ी के नीचे गयासुद्दीन तुगलक दब के मर गया। वो अपने पुत्र पर, इस दूसरा जो पुत्र था महमूद, उस पर इस तरह से झुका हुआ था कि उसको ऐसा लगे कि वह अपने पुत्र को बचा रहा है। तो इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक का अंत हो गया। और कुछ इतिहासकार जिसमें मेहंदी हसन है वह ये नहीं मानते कि जोना खां का अपने पिता की मृत्यु में हाथ था, लेकिन इसके विपरीत वुल्जले हेग और डॉक्टर ईश्वर प्रसाद मानते हैं कि जूना खां ने इस षड्यंत्र को बड़ी सावधानी से रचा था।
डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने भी जूना खां को षड्यंत्रकारी माना है। इब्न बतूता जो अफ्रीकी यात्री था, उसको यह सूचना शेख रुकनुद्दीन से मिली थी, जो उस समय महल में उपस्थित था, किंतु इमारत के सामने परेड के लिए हाथियों को लाए जाने से पहले शहजादा जूना खां के कहने पर वह नमाज पढ़ने चला गया था। तो हम ये मानते हैं कि अपने पिता की मृत्यु में शहजादा जूना खां का हाथ था। तो गयासुद्दीन तुगलक की इस तरह से मृत्यु हुई। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासन के प्रारंभ में ही एक विशाल दुर्ग की नींव डाली थी, जो तुगलकाबाद के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक का अंत हुआ और शहजादा जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। थैंक यू।